हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम डायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और मेरा नाम करुणेश कुमार है और मैंने बीटेक और एमटेक आईटी दिल्ली से किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमने लास्ट क्लास की चीज़ों को कैसे कैरी करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने एक्चुअली आपको न्यूटन्स लॉ समझाए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्चुअली पहले मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया था एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया था। देन हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ पे गए थे। तो फर्स्ट लॉ आपको याद होगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये नेचर में एक्चुअली लॉ होता है। जैसे इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि देखो जो जिस स्टेट में ना उसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे आप नहीं पढ़ाई करते हो तो आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का, तो आपका मन नहीं करता, आपको बहुत पुश करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पुश देना पड़ेगा ताकि आप पढ़ाई करो, है ना। जैसे आपके पेरेंट्स की डांट एंड ऑल दैट आपको पुश करती है कि आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये इनर्शिया है, तो ये नेचर में हर जगह पाया जाता है। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अगर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ की बात करते हैं, जो कि चलो पहले थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं फिर सेकेंड लॉ की बात करेंगे। तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ एक्चुअल में ऐसा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई एफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक पेयर फोर्स डेफिनेटली लग रहा होगा। तो उसके हिसाब से न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्शन लगता है तो उसका डेफिनेटली रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। करेक्ट है बात? तो हर एक, अच्छा यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलता है कि जो फोर्सेज होते हैं हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे सिंगल फोर्स के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर भी तुम कोई फोर्स दिखाओगे वो हमेशा पेयर में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। पेयर का मतलब क्या है कि अगर, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, एक बार और छोटा रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे मान लो ये बॉडी है ना, ये बॉडी है। अब मान लो समहाउ बिना कांटेक्ट इस पे कोई फोर्स जनरेट एफ कर रहा है। ठीक है, करेक्ट है, एफ फोर्स जनरेट कर रहा है, एफ फोर्स जनरेट कर रहा है। तो अगर ये एक्शन है, मान लो लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर मान लो दिस इज बाई बी ऑन ए लगा, इसका मतलब बी ने ए पर फोर्स लगाया है तो ए बी पे भी फोर्स लगाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो इसका ये मतलब है, जैसे अगर मान लो मैं आप में से किसी को थप्पड़ मारता हूँ जोर से, तो क्या हो रहा है, जब मैं थप्पड़ मारता हूँ तो आपके फेस पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है इतना ही फोर्स मेरे हाथ पे भी लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए बात बराबर है। जितना फोर्स मैं आपके फेस पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स आप मेरे हाथ पे लगा रहे हो। इसका मतलब इक्वल, मतलब देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय योर फेस अगर एफ है तो ऑब्वियसली मान लो इनटू योर फेस है, और तो इसका ये मतलब है कि मेरे हाथ ने भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस किया इनटू माय हैंड्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स के हिसाब से तो बैलेंस हो ही रही है आपकी ये घटना। अगर फोर्स के हिसाब से देखें तो बैलेंस होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया आपको, थर्ड लॉ समझ में आ गया। अगर फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ समझ में आ गया तो मैंने दो फोर्सेस कराए थे, एक वेट कराया था, एक नॉर्मल कराया था। अगर आपने अभी तक लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ लेक्चर 1 को अटेंड करें ताकि आपकी आसानी हो जाए आपको समझने में लेक्चर 2। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूटन सेकेंड लॉ किया था और मैंने बोला था न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल अबाउट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज ऑल अबाउट, ध्यान रखना, इज ऑल अबाउट एफ इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। बेसिकली एफ इक्वल्स टू एम ए के बारे में, मतलब बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलेट हो रहा है तो उसके एक्सेलेशन को ही कैलकुलेट कर रहे होंगे हर बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। तो मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलेशन के अंडर में है, करेक्ट है, अगर बॉडी कोई एक्सेलेशन के अंडर में है तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर बॉडी एक्सेलेट कर रही है तो एक कुछ स्टेप्स बनाए थे हमने। ठीक है, कुछ स्टेप्स बनाए थे और उन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत क्लियर कट। तो 5 स्टेप बताए थे मैंने। पहला स्टेप आपको याद होगा, और नहीं याद है तो फिर से लेक्चर 1 पे जाओ, देखो और उन्हें याद करो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहला स्टेप था BD, आइसोलेट द बॉडी एंड ड्रॉ BD। दूसरा स्टेप था एक्सेलेशन डायग्राम। आपको याद होगा FBD क्या होता है, नहीं याद है तो मैं एक बार और याद दिला देता हूँ। यू हैव टू ड्रॉ ऑल दी फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय दैट बॉडी। जिस बॉडी को आइसोलेट किया, जिस पे हम FBD फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम का बुक्स कहती हैं,
बनाना चाहते हैं उसको हम आइसोलेट करेंगे और उसका फोर्स बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस बाई दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो जिस बॉडी को हम लोग जिसके एनालिसिस करना चाहते हैं उसको आइसोलेट कर लो, आइसोलेट मतलब अलग कर लो, और फिर उस पर जितने बाहरी फोर्स लग रहे हैं उसको ड्रॉ कर दो। बाहरी फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ लग रहे होंगे, ऐसे सोच लो, उस बॉडी से बाहर की तरफ, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं। दूसरा होगा एक्सेलेरेशन डायग्राम। अच्छा, एक्सेलेरेशन अगर मैं जो 5 स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, जो मैं 5 स्टेटमेंट बताने वाला हूँ एक्सेलेरेशन से रिलेटेड होंगे। वो एक्सेलेरेशन डायग्राम में हर बार सोचना पड़ेगा। इसमें मैं आपको 5 स्टेटमेंट बताऊंगा। स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ये स्टेटमेंट है। ये हर बार नहीं आएगा, जब डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे स्टेटमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने स्टेटमेंट 1 लिखवाया था जिसमें हम एक्सेलेरेशन डायग्राम बिल्कुल सिंपल कंडीशन के लिए समझने की कोशिश कर रहे थे कि इफ अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स सरफेस, अगर कोई बॉडी फिक्स सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो जो एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी होगा वो हमेशा सरफेस के अलॉन्ग होगा। ये बात ध्यान, किसी और डायरेक्शन में नहीं दिखाने की आवश्यकता। अगर कुछ मानना है एक्सेलेरेशन तो सरफेस के अलॉन्ग मानेंगे। ये बात बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में स्टेटमेंट 1 कराया था, आप रिफर कर सकते हैं वहाँ पे। तो स्टेटमेंट प्लीज़ याद रखें, स्टेटमेंट 1, है ना। लेक्चर 1 में मैंने कराया था, लिखवाया भी था स्टेटमेंट 1। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। ऐसा इसको स्टेटमेंट को याद करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग बड़ी आसानी से एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन निकाल लेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ओवर द टाइम ये रियलाइज़ होगा कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ही नहीं दिखती, और जैसे अगर तुम रैंडम डायरेक्शन में मानते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे वेरिएबल जनरेट हो जाते हैं और सॉल्व नहीं होती इक्वेशन। तो ये बहुत आपको सिस्टमेटिक तरीके से इक्वेशन के बारे में देगी। तो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या था? एक्सेस माननी थी। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में किया था, एक्सेस मानी, तो वो भी कन्वीनियंट एक्सेस मानी थी। कन्वीनियंट एक्सेस का फंडा क्या होता है कि यू हैव टू एज्यूम एक्सेस, है ना, बेसिकली जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो कैसे मानते हैं? नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में आप एक्स एक्सिस मान लेते हो और उसके परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो इधर की तरफ नेट एक्सेलेरेशन है तो इधर की तरफ एक्स एक्सिस मानना, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना कि नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मानने से आपका काम आसान। ऐसा नहीं कि आप कहीं और मानोगे तो नहीं सॉल्व होगा। अगर आप बहुत केयरफुली सॉल्व करोगे तो होएगा, लेकिन अगर आप नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मानोगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 4, ठीक है, इसमें कहता है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज। रिजॉल्व का मतलब टेक कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्सेज। आपको सारे फोर्सेज का कॉम्पोनेंट लेना है अलॉन्ग गिवन जो भी आपने एक्सिस मानी उसके अलॉन्ग। अगर कोई फोर्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कोई फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लाई कर रहा है तो उस फोर्स को रिजॉल्व करना है या ब्रेक करना है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। तो कंपोनेंट में एक बार छोटा सा बता देता हूँ जल्दी फटाफट। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ और ये थीटा एंगल है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि इसके अलॉन्ग हमेशा जो थीटा वाला साथ होता है उसके साथ हमेशा एफ कॉस थीटा ले सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा ले सकते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड देन 5वें स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो अप्लाई एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट along x axis equals to mass into net force along x axis अप्लाई करना है आपको, net force along x axis अप्लाई करना है, and that must be equals to m into a, है ना। और a क्या है? a आपको पता ही होगा, एक्सिस के अलॉन्ग, उसी x एक्सिस के अलॉन्ग का नेट एक्सेलेरेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोशिश किया था कि जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही नेट एक्सेलेरेशन होगा। करेक्ट है ये बात? जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही नेट एक्सेलेरेशन होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ही है। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ऑलरेडी आपको ये बताता है। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, है ना। देखो वेक्टर में लिख दूँ तो एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं इसे हम लोग, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू ए। करेक्ट है ये बात? तो जिधर एफ होगा क्योंकि मास पॉजिटिव होगा उधर ही ए होगा। यहाँ तक क्लियर है आपकी बातें? तो ये हो गया। और वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो करेंगे, क्योंकि जिधर अगर एक्सेलेरेशन ही नहीं है वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि उधर हमने माना ही नहीं है, तो आपका नेट एक्सेलेरेशन जो आएगा, जो नेट एक्सेलेरेशन आएगा उधर जीरो आएगा। इसके अलावा उसके लॉन्ग फोर्सेस बैलेंस होंगे। बैलेंस होने का मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो होगा। तो जितना फोर्स वाई एक्सिस प्लस पे लग रहा है उतना ही फोर्स वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वाई एक्सिस प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वाई एक्सिस माइनस आपका जीरो होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स अज्यूम वी हैव दिस एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ठीक है। मान लो एलिवेटर है, इसके अंदर रखी हुई है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन समझ में आता है आपको? जो आपका वेट मेजर कर देता है। वेइंग मशीन वेट मेजर करता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है वेट
मास ही आपका वेट होता नहीं, वेट होता है mg, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वेइंग मशीन क्या करिए, आपका वेट मेजर करिए। तो आप क्या करो, आप मान लो आप इस पे खड़े हो जाते हो, ठीक है, और आपका मास m है, ठीक है, और ये लिफ्ट क्या है, केस मानते हैं, केस 1। लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट इज एट रेस्ट, करेक्ट है बात। रेस्ट का मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक्सेलेरेशन मतलब 0 है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वेट या फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग, रीडिंग का मतलब कितना, जैसे अगर उसमें कांटा बना हुआ है तो कांटा कितना घूम गया है, ठीक है। फाइंड रीडिंग ऑफ, कांटा मतलब जो नीडल होती है ना, नीडल वो कितनी घूम गई है, इस बात को ध्यान रखना। तो 10 20 25 ऐसे करके बना रहता है, 10 5 मतलब 5 10 15 20 25 ऐसे करके बना होता है, तो कहाँ तक पहुँच गई। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो रीडिंग क्या होता है, अच्छा वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, तो पहले ये समझते हैं वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे, अभी एडवांस लेवल के भी मैं लूँगा क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। फाइंड रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर हमें वेइंग मशीन की रीडिंग लेनी है, तो अगर जैसे मैं नॉर्मली एक वेइंग मशीन में कभी भी घर पे आपने ट्राई किया होगा वजन मेजर करने के लिए, तो क्या होता है, मान लो ये वेइंग मशीन है, ठीक है, आप इस पर खड़े होते हो, और बीडी बनाना तो लास्ट क्लास में सिखाई दिया था, कुछ पहले से भी थोड़ा बहुत आपको आता होगा। तो अगर मैं इस मैन का बीडी बनाऊँ, जो बंदा इस पर खड़ा है, तो एन ऊपर आएगा और mg नीचे आएगा। और अगर मैं ये नॉर्मल, देखो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये नॉर्मल आपका कोई भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता, तो ये फोर्स भी पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो ये नीचे इस पे लगा आता होगा इतना ही फोर्स, और जितना फोर्स लगाएगा उतनी ही रीडिंग बढ़ती है उसके हिसाब से, ये ध्यान रखेंगे, जितना दबाएगा वो उतनी ही रीडिंग उसकी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है एक्सपीरियंस बाय मैन, जो नॉर्मल फोर्स है एक्सपीरियंस बाय मैन, यही रीडिंग है आपकी, ठीक है, यही रीडिंग है। तो रीडिंग हमेशा क्या होगी, जो नॉर्मल फोर्स, देखो जो मैन पे लग रहा है वही सेम, देखो जो मैन पे लग रहा है वही सेम अमाउंट आपका वेइंग मशीन पे भी लग रहा है, जो मैन पे लग रहा है वही आपका वेइंग मशीन पे भी लग रहा है, करेक्ट है बात। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो रीडिंग होगी, वेइंग मशीन जितना नॉर्मल एक्सपीरियंस करती है वही रीडिंग होगी। तो रीडिंग हमेशा ध्यान रखेंगे कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ऑलवेज रीडिंग ऑफ, ध्यान रखेंगे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ऑलवेज normal force experienced by it, normal force experienced by it, ये बात प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा ये पूछ लेता है, आप लोग घबराते रहते हो, नहीं घबराने की बात नहीं है। तो जो रीडिंग होगा हमेशा वेइंग मशीन का क्या होगा, जितना नॉर्मल फोर्स से एक्सपीरियंस करोगा वही आपकी रीडिंग होगी, यहाँ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ नॉर्मल निकालते हैं। अब देखो अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है स्टेशनरी, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन 0 है। अगर एलिवेटर एक्सेलेरेट नहीं कर रहा तो आदमी भी एक्सेलेरेट नहीं कर रहा, और इसका हमने एबीडी बना रखा है, करेक्ट है बात। एक्सेलेरेशन इसका क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स किधर लगा, किधर भी नहीं लगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 है, इसका मतलब किधर भी नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इस पर फोर्स बैलेंस्ड है। तो अगर इस केस में हम देखें तो हम लोग सीधा देखो, स्टेप्स लगाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। तो n इक्वल्स टू सीधा mg हो जाएगा, है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं पे स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ तुम्हें लगेगा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया स्टेप्स लगाओ। तो n इक्वल्स टू mg हो गया। तो जो इसका वेट होगा वो mg होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो वेट होगा, क्योंकि नॉर्मल, यही नॉर्मल आपका, देखो यही सेम नॉर्मल आपका, यही वेइंग मशीन एक्सपीरियंस कर रही है, करेक्ट है बात। चलो अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका केस 2 लेने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, केस 2 लिख लेते हैं, केस 2, ठीक है। केस 2 क्या होगा, अगर मान लो ये एलिवेटर या लिफ्ट, इसे लिफ्ट बोल रहे हैं हम लोग, मान लो एलिवेटर या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करने लगी, एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड्स, ठीक है, एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड्स। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रही है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, अपवर्ड्स एक्सेलेरेट कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रही है, तो क्या रीडिंग mg होगी या कुछ चेंज होगी, सोच के बताओ, क्या रीडिंग सेम होगी या mg होगी। अच्छा पहले ये सोचो कि रीडिंग होगी क्या, जो रीडिंग यहां पर भी है क्या, फाइंड रीडिंग। अच्छा आप लोग अगर अच्छे बच्चे हो
ध्यान रखना इस बात को। अगर अच्छे बच्चे हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, देखो पेस को मैच करो और साथ में ही नोट्स बनाओ। और अगर मान लो आप दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो एक बार वीडियो देख लो, फिर नोट्स बनाने में फोकस करो। पहले वीडियो देख लो अच्छे से, फिर नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी नोट्स बनेगी। और सबसे अच्छी नोट्स अपनी बनाई हुई नोट्स होती है, वो समझने में भी आसान होती है आपके लिए, और उसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वीडियो पे ही ऑल टुगेदर रिलाई करेंगे, वीडियो पे प्योरली नहीं, क्योंकि वीडियो तो इतनी हो जाएंगी बाद में आप रिवाइज नहीं होता। तो आप नोट्स को ही बार बार कंसाइज कर करके पढ़ोगे तो नोट्स, सब लोग एक नोटबुक बना लेंगे और इन लेक्चर्स को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। हमेशा मल्टीपल टाइम पढ़ने से फ़ायदा होता है। और हमने आपके पोर्टल पे, मतलब बेसिकली आपके डाउटनेट के पोर्टल पे हमने बहुत सारे मॉड्यूल विद्या मंदिर के अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो जो मैं कराता जा रहा हूँ तो उसमें वर्कबुक है, वर्कबुक में आप देखोगे जाके वहाँ पे तो आपको वर्कबुक के कुछ सेक्शंस, जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है और एडवांस लेवल भी हमारे पास है, तो वो हम ओवर द टाइम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल लेवल 1 और लेवल 2 और मेंस आर्काइव, पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन साथ में वहाँ डले हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी वर्कबुक के सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। उसमें लेवल 1 में कुछ वो हैं आपके बेसिकली DTS है, डेली प्रैक्टिस सीट, डेली ट्यूटोरियल सीट कह सकते हो, DTS, ठीक है। तो उन ट्यूटोरियल सेट्स को आप इसी ये लेक्चर के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना है आपको। और एक हम भी अलग से ट्यूटोरियल लेंगे, उसको भी आपको देखना है। उसी में उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कवर करूँ, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन हो गया, अपने से कुछ मुझे और इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसको लूँगा, ठीक है। बट मोस्टली 50-50 या 70-30 क्वेश्चन, 70 फ्रॉम दी वर्कबुक, 30 फ्रॉम दी लाइक बाहर से ले लूँगा, मैं बुक से ले लूँगा और किसी, ठीक है। तो ये अपना आइडिया होगा। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, और नोट्स अच्छे से बनाओ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी बच्चों। ये मतलब जेई का एग्ज़ाम, मतलब ऐसा नहीं कि आप आते हो और बहुत मज़ा आ रहा है आपको ना, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, देखो कभी नहीं आता। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, मतलब जेई की तरफ नहीं जा रहे हो, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। मतलब हाँ, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट में आप इन्जॉय करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचो कि फुल टाइम मज़ा ही आ रहा है पढ़ने में। तो अगर फुल टाइम मज़ा आ रहा है तो समझना कुछ गड़बड़ है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से वर्कबुक को सॉल्व करना है, टाइमली सॉल्व करना है। एक बार अगर आप डिसाइड कर लेना तो इसी पे स्टिक करके अच्छे से सॉल्व करना। और हम विद्या मंदिर में मोस्टली इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप जो एक सर्टेन कंटेंट को ही फॉलो करो। लास्ट क्लास में बोला तो एक कंटेंट को पकड़ लो और उसको फॉलो करो, जो भी चीज़ पकड़ते हो उसको पूरा सॉल्व कर जाओ, है ना। और एक बार थॉरली कर लोगे तो हाँ, ऐसा नहीं करो सफिशिएंट होगा, लेकिन आप उसके बाद एक बार अच्छे से हो जाएगा तो आप सारी थ्योरी कवर कर लोगे। फिर थ्योरी कवर हो जाएगी तो फिर आप बाकी की और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बुक देख सकते हो, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रख के करेंगे। तो चलो वापस से इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्सेलेटिंग अपवर्ड्स है, तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो फिर से वही है, आपको पता है कि सोचोगे ध्यान से, रीडिंग क्या होगी, रीडिंग ऑफ विंग मशीन क्या होगी। तो जो नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो नॉर्मल फोर्स वही होगा जो मैन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो फिर से मैन का BD बना लेते हैं, तो वही बेसिकली नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो सेम 5 स्टेप लगाकर हम लोग नॉर्मल फोर्स ही निकालेंगे। तो पहले BD बना लेते हैं। देखो ये यहाँ बहुत आसान है, BD बनाओगे तो ये आदमी है, इसका हमने BD बना लिया। इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, NG नीचे लग रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़्यादा डाउट आता तो मुझे बताना, मैं BD की अलग से वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो N ऊपर की तरफ लग रहा है, MG नीचे की तरफ लग रहा है। अगर किसी को FBD, देखो FBD बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर FBD नहीं करो तो समझ जाओ तुम्हें रोटेशन तक कुछ नहीं आने वाला है। रोटेशन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है FBD वाला, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। लेकिन FBD मैकेनिक्स में तो FBD ही FBD है, बिना FBD इट्स लाइक ABCD ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना कि FBD बनाना बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो प्लीज़ लेट मी नो, आई अपलोड अ वीडियो ऑन FBD ओनली, ठीक है। तो N ऊपर की तरफ, MG नीचे की तरफ, क्लियर है बातें यहाँ पर। और ये अगर देखो लिफ्ट के अंदर ही बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर ही बंदा बैठा हुआ है, तो अगर लिफ्ट A एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो बंदा भी A एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, करेक्ट है बात। तो हमारा दूसरा स्टेप आ गया, है ना। दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, एक्सेलेरेशन डायग्राम भी बन गया हमारा, एक्सेलेरेशन डायग्राम, ठीक है, एक्सेलेरेशन डायग्राम, करेक्ट है। तीसरा, एक्सेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही वर्टिकल एक्सेस कहलाऊंगा तो क्या ही एक्सेस बनाओ, आसान सा ही है, तो नॉट रिक्वायर्ड लिख सकते हो NR, ठीक है। चौथा स्टेप को रिजॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही एक्सेस के अलॉन्ग सारे फोर्स लाई करना, रिजॉल्व मतलब कॉम्पोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा स्टेप, F=ma ही लगाना है, और वो भी वर्टिकल एक्सेस में लगाना है, क्योंकि ऑल टुगेदर आपको पता है एक ही एक्सेस है। तो N ऊपर की तरफ लग रहा है, MG नीचे लग रहा है, और एक्सेलेरेट अगर ऊपर कर रहा है तो बताओ मुझे सोच के किधर नेट फोर्स होगा, क्योंकि भाई A ऊपर है ना। अगर A ऊपर है तो आपका जो फोर्स होगा, है ना, वो नेट फोर्स ऊपर होगा। तो इसका मतलब N को बड़ा होना पड़ेगा। तो N बड़ा है, इसका मतलब N - mg =
m इंटू ए, करेक्ट है, नेट फोर्स हो गया ये, और ये इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऊपर वाला। तो जो n आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है mg प्लस ma। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक बात यहाँ क्या रियलाइज हुई कि जो स्टेशनरी था तो आपका वेट कितना था, स्टेशनरी था तो आपका वेट mg था, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करने लग गया तो कितने से बढ़ गया, ma से बढ़ गया। तो ऊपर जाने में वेट बड़ी ज़्यादा रीडिंग आती है। कितना इंटरेस्टिंग से बात है, आपका वेट फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दी कि आप किस वाले कहाँ पर हो। अगर रेस्ट पर हो तो आपका वेट रेफरेंस के हिसाब से वही होगा जो mg होगा, है ना। और अगर आप एक्सेलेरेट अपवर्ड कर रहे हो तो आपका वेट बदल सकता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन बदलने से बदल सकता है। फिलहाल इस कंडीशन में देखें, अगर अपवर्ड है तो ma से वेट आपका बढ़ जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, तो ma से वेट बढ़ गया। अगर लिफ्ट के अंदर बैठो और आप ऊपर एक्सेलेरेट करते हो तो आपका वेट बढ़ा हुआ आता है। कितने से बढ़ा हुआ आता है, ma अमाउंट से बढ़ा हुआ आता है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। केस 3 भी बनाएंगे भाई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। केस 3 बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या होगा, केस 3 है कि सेम उसी एलिवेटर को लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी एलिवेटर को लेते हैं जिसमें बंदा खड़ा है। इस बार ये नीचे की तरफ एक्सीलेट कर रही है ना। तो 1 मिनट लेके आप लोग खुद ड्रॉ करो, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 1 मिनट लो, मैं 1 मिनट देखता हूँ। 1 मिनट लेके अगर नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो आप बताओ कि इसका एक्सेलेरेशन सॉरी इसका रीडिंग क्या होगा, रीडिंग ऑफ द आपकी बेसिकली वेइंग मशीन क्या होगी। ठीक है, आई थिंक जिन बच्चों को समझ में आएगा उन्होंने फटाफट कर ही लिया होगा, है ना। तो यहीं पर सेम स्टेप लगाना है। अगर आपको स्टेप से याद है तो देखो यहाँ तो इतना आवश्यकता नहीं, एफबीडी बन ही जाएगा। एफबीडी बना लेते हैं फटाफट। एफबीडी तो यहाँ लगेगा नॉर्मल, यहाँ लगेगा mg। एक्सेलेरेशन की तरफ होगा, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और बंदा उसी के अंदर बैठा हुआ है, स्टेज उसके साथ देख रहे हो चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ तो उसका एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ a होगा। कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है, वी आर एज्यूमिंग कि कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन a होगा। करेक्ट है बात। तो दूसरा स्टेप एक्सेलेरेशन डायग्राम हो गया अपना। तीसरा स्टेप फिर से वही प्रॉब्लम कि रिजॉल्व एक्सेस लेने की आवश्यकता नहीं है ना। चौथा रिजॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। पांचवा सीधा हम लोग लगाएंगे F इक्वल्स टू ma। तो अब बताओ इस बार कौन सा फोर्स बढ़ा हुआ है, mg बढ़ा हुआ है n बढ़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, यू आर राइट, mg बढ़ा हुआ। क्यों, क्योंकि mg नीचे की तरफ है, सॉरी क्योंकि a नीचे की तरफ है और दो ही फोर्स लग रहे हैं। कौन सा लग रहा है, mg और n। और नेट एक्सेलेरेशन अगर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब mg हैज़ टू ग्रेटर देन n। mg को बड़ा होना पड़ेगा n से, तभी नेट एक्सेलेरेट नीचे कर सकता है उस बॉडी को। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ाया तो mg माइनस n नेट फोर्स डाउनवर्ड इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड। डायरेक्शन के साथ बैलेंस करना होता है। अगर डायरेक्शन बैलेंस नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जो यहाँ n आएगा वो आएगा mg माइनस ma। अब देखो ये बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तुमने शायद सोची नहीं होगी कि a की वैल्यू बहुत मैटर करती है। अगर a इज इक्वल्स टू g हो जाए, देखो अगर a इज इक्वल्स टू g हो जाए, है ना, अगर a इज इक्वल्स टू g हो जाए तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स क्या होगा, है ना। इफ a इक्वल्स टू g देन नॉर्मल इक्वल्स टू 0, रीडिंग आपकी 0 आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो अगर नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करता g एक्सेलेरेशन से एलिवेटर तो आपका कोई रीडिंग नहीं आएगा, मासलेस फील करोगे आप, है ना, मासलेस फील करोगे। इफ a इज ग्रेटर देन g, अगर a ग्रेटर देन g है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नॉर्मल का ये मतलब कॉन्टैक्ट लूज कर चुके हैं। और कॉन्टैक्ट लूज करने का सीधा मतलब है, तो कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल नहीं लगा रहा, कोई धक्का ही नहीं लगा रहा ना एक दूसरे में। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका पक्के से मतलब है कि n क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फिर से। मतलब एक्चुअल में अगर ऐसे लिफ्ट ये बंदा ऊपर चला जाएगा और लिफ्ट तेजी से नीचे चली जाएगी, ऐसे सोचो, है ना। लिफ्ट ये बंदा ऊपर जाते हुए दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये बंदा ऊपर जाते हुए दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, जी से भी तेजी से नीचे जा रही है, तो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा मैन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब लिफ्ट के साथ अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। अब अगर a लेस देन g है तो कुछ ना कुछ n आएगा, लेकिन लेस देन mg आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, a क्या है, ध्यान देना इस बात को, a लेस देन g है, a लेस देन g है, पक्के से ध्यान देना, a लेस देन g है तो mg में कुछ लेस देन mg माइनस होगा तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, मतलब है बट नॉर्मल जो रीडिंग आएगी वो लेस देन mg आएगी। इस बात को प्लीज देना, जो एक्चुअल वेट उससे कम फील कर रहे होगे। और g तक एक्सेलेरेट करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, और उससे ज़्यादा कर दोगे तो भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप कॉन्टैक्ट लूज करोगे। इनफैक्ट आप ऊपर जाके चिपक सकते हो ना, है ना, ये बात दिमाग में भी आ रही है कि आप ऊपर जाके चिपक सकते हो ऐसे करके। हाँ, क्योंकि लिफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे आएगी तो आप हो सकता है यहाँ आ जाके आपका सर लड़ जाए, है ना, ऐसे करके। आई होप ये बात तो समझ आ रही होगी आपको। तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन थी, बहुत मुश्किल सिचुएशन नहीं है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी हमें,
है ना। न्यूटन्स लॉ की खास बात होती है जितना पेशेंस के साथ आप सारा क्वेश्चन टैकल करो उतना आसान रहेगा आपके लिए। मैं एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। आपने आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है, क्योंकि मैं डायनेमिक्स से शुरू कर रहा हूँ। तो अगर मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन सबको पता होगा, चलो वेज ले लेते हैं, वेज फिक्स है वेज, या इंक्लाइन प्लेन ही मानते हैं क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को आप लोग फिक्स मानते हो। तो मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का फंडा क्या है कि ये वाला बेस जो होता है फिक्स कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे क्या किया कि ब्लॉक लिया, ठीक है, जिसका मास m है, और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। और ये सरफेस जो है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इनफैक्ट अभी मैंने टेंशन भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आगे के क्लासेस में मैं टेंशन और फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चंस टैकल करने की कोशिश करूँगा। ऐसे धीरे धीरे आपके चैप्टर बढ़ता है, मैं चैप्टर का आपको डिटेल्स आपको अपलोड्स में मिल जाएंगी, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास m इक्वल्स टू 10 kg मान लेते हैं, 10 kg मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो अगर अब ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इट्स सफिशिएंटली लॉन्ग, स्मूथ है, inclined surface is sufficiently long, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि निकल के यहाँ से बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं, ऊपर जा रहा है तो बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जा सकता है, ये उड़ेगा नहीं यहाँ से जाके ऐसे करके, ठीक है। तो आपको बताना, अगर मान लो ये O पॉइंट था, O पे हमने थ्रो किया था, तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, तो कितना टाइम लगेगा। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट रीचेस द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट को रीच कर जाता है। देखो कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर तुम ध्यान से समझने की इसको कोशिश करोगे, तो अगर मुझे इसका एक्सेलेरेशन पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। जब ऊपर जा रहा होगा, ध्यान से देखना, अगर ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलेरेट कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो इस पर जो नेट एक्सेलेरेशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। कितना आएगा, वही एक्सेलेरेशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन निकालना है तो फिर से हमें FBD बनाना पड़ेगा, मतलब वही सेम 5 स्टेप करना पड़ता है। तो इस इंस्टेंट के लिए हम 5 स्टेप अप्लाई करते हैं। तो पहला स्टेप FBD बना देते हैं। FBD कैसे बनाएंगे, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो आइसोलेट करने का फंडा ये होता है कि आप ऐसे FBD बना लो, करेक्ट है। तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, यहाँ पर ये वाला नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, और तो कुछ नहीं लग रहा। ये देखो, अब अगर मान लो यहाँ पर एंगल दिया रहेगा, मान लो थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के टर्म में आंसर कर सकते हो, थीटा और mg के टर्म में आंसर कर सकते हो, थीटा और m के टर्म में आंसर कर सकते हो। तो मान लो थीटा दिया था तो ये थीटा हो गया, ठीक है, दिया था थीटा, तो ये FBD हो गया। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, ये हमने आइसोलेट किया हुआ है ना, ये आइसोलेट किया हुआ है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या आपको, नहीं, स्पीड फोर्स नहीं है, स्पीड फोर्स नहीं, ध्यान देना, 10 मीटर पर सेकेंड तो हमने देख के बस छोड़ दिया, उसके बाद की एनालिसिस तुम्हें करनी है। तो इस इंस्टेंट पे जो इसका एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी ड्यू टू ओनली नॉर्मल एंड mg, n और mg की वजह से ही होगा, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, n और mg वजह से। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था भाई, आपको याद होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 है आपका, स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाना है, एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाना है ना, एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाना है। एक्सेलेरेशन डायग्राम में इसका नेट एक्सेलेरेशन किधर मानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया इधर मान लेते हैं, या इधर मान लेते हैं, या इधर मान लेते हैं। तो ये हमें एक्चुअल में स्टेटमेंट 1 बताएगा। स्टेटमेंट 1 बहुत क्लियर कट आपको समराइज कर देता है कि अगर कोई ब्लॉक, देखो अगर कोई ब्लॉक किसी फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है तो इसका एक्सेलेरेशन हमेशा सरफेस के लॉन्ग होगा। तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, बैलेंस करता हुआ अपने आप ही बता देगा। अगर देखो, अगर तुमने ऊपर माना और पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सही माना था। ऐसे केसेस में ये तभी वैलिड है जब फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर तुमने ऊपर की तरफ माना एक्सेलेरेशन, 2 पॉसिबिलिटीज मान सकते हो ना, या तो ऊपर मान सकते हो तो नीचे मान सकते हो। अगर तुमने ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन माना एंड इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा होगा, इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही माना था। ये तभी वैलिड है जब फ्रिक्शन नहीं होता है। नहीं फ्रिक्शन है तभी स्टेटमेंट को प्लीज यूज करना। और तुमने नीचे माना और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये सही है। अगर ऊपर माना है नेगेटिव आया, इसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में होगा। ये तभी यूज कर सकते हो उल्टे डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जब
आप फ्रिक्शन नहीं यूज़ कर रहे हो, फ्रिक्शन नहीं है तभी डायरेक्टली यूज़ कर लेना, ठीक है। उल्टे डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज़ होगा जब फ्रिक्शन नहीं होगा। बिना फ्रिक्शन वाली सरफेस के लिए आप अगर ऊपर मानते हो एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब इतना ही एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बातें यहाँ पर। तो एक्सेलेरेशन डायग्राम आ गया अपना। ये एक्सेलेरेशन डायग्राम किधर मान लें, तो हम नीचे मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलेरेट नीचे की तरफ ही कर रहा है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, रिटार्ड करेगा ये बात, ठीक है। एक्सेलेरेशन डायग्राम आ गया अपना, नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन डायग्राम बना दिया। तीसरा रिजॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है भैया रिजॉल्व करना। अच्छा, पहले रिजॉल्व करने से पहले हमें थर्ड स्टेप क्या था अपना, एक्सिस मानना है। हमें नहीं बताया था थर्ड क्या है, कन्वीनियंट एक्सिस मानी है। तो मुझे बता सकते हो कन्वीनियंट एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस किधर मानना चाहिए, तो एक्स एक्सिस आपका किधर होगा, इधर की तरफ होगा एक्सेलेरेशन के लॉन्ग, और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, करेक्ट है ये बात। एक्स एक्सिस आपका सरफेस के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर, आपको ध्यान रखना है इस बात को, उसके परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस होगा। चौथा स्टेप क्या होगा अपना, चौथा स्टेप फिर से बना लेते ताकि कन्फ्यूजन ना आए आपको, है ना। ये काफ़ी नीट सा फिगर बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एम जी लगा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन मान लिया था, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट है। तो अगला चौथा स्टेप क्या था, इसको रिजॉल्व करना है। तो एक्स एक्सिस, अब इसमें कौन सा फोर्स है जो एक्सिस के लॉन्ग नहीं लाई कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो एक्सिस के लॉन्ग कौन सा लाई नहीं कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो एम जी इज़ द फोर्स जो एक्सिस के लॉन्ग नहीं लाई कर रहा, और यहाँ एंगल कितना है, थीटा। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब बहुत सारे बच्चे भैया कैसे पता, एक तो आपको ये बात ज्योमेट्री से देख सकते हो, जैसे अगर यहाँ पर देखें ये थीटा है, यहाँ देखते हैं ये, है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। या अगर आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा तरीका होता है, स्टेटमेंट बताता हूँ, स्टेटमेंट बता दूंगा, दिमाग में बिठा लोगे तो बड़ी आसानी से कहीं एंगल देखना शुरू होगा। कि अगर कोई लाइन कि जैसे थीटा देखना है, अगर कोई लाइन, तो वो स्टेटमेंट मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेटमेंट फॉर लाइक एंगल को कंपेयर करने के लिए हमेशा काम करेगा आपके लिए। पहले मैं समझा देता हूँ क्या है। अगर मान लो कोई लाइन है, ये मान लो कोई भी रैंडम लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हमेशा वर्टिकल से सेम थीटा बनाता है ना, सेम थीटा बनाएगा। अगर कोई लाइन, फिर से सुनो, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हम कुछ ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमेशा वर्टिकल से सेम थीटा बनाता है। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, वर्टिकल से सेम थीटा बनाता है। यहाँ कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए, क्लियर है बात है। यहाँ पे वर्टिकल से सेम थीटा बनाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नोट में, इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा with horizontal, then a line perpendicular to it always मतलब हमेशा काम करेगा भाई, always makes same theta with vertical, and vice versa is also true। वाइसा वर्सा का मतलब है कि वर्टिकल, अगर ध्यान रखेंगे, अगर कोई लाइन वर्टिकल से थीटा बना रही है तो उस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से सेम थीटा बनाएगा, है ना। ये आसान सी बात है। तो इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है। अभी फिलहाल इसे पे स्टेक करते हैं, जब वाइसा वर्सा वाली कंडीशन आएगी तो हम उसको यूज़ करके मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ऊपर वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि सोल्यूशन हमारा काम का हो जाए। तो इसको नीचे कर देते हैं, ये आपके लिए स्टेटमेंट है, आधी रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चौथा स्टेप था, इसको रिजॉल्व करना था, है ना, ये चौथा स्टेप। तो यहाँ अगर थीटा था तो देखो ये यहाँ पे कैसे होगा, देखो इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विच इज नॉर्मल ऑलवेज मेक सेम थीटा विद द वर्टिकल। तो अगर इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, करेक्ट है बात, दिस इज ऑल्सो थीटा। कोई डाउट, फिर से एक बार, इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हमेशा वर्टिकल से सेम थीटा बनाएगी। तो ये थीटा हुआ, ये और ये थीटा सेम हुआ, तो ये थीटा भी सेम होगा, वही तो दिखाया मैंने, है ना। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, ओके ऑल राइट। तो अगर यहाँ पर कंपोनेंट करना है इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा एम जी, क्योंकि साथ वाला तो एम जी कॉस थीटा, और इसके लॉन्ग क्या होगा, एम जी साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड।
एम जी साइन थीटा। क्लियर है बात है यहाँ पे, एम जी साइन थीटा। कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए इसमें। तो अगले स्टेप में आते हैं, 5वें स्टेप में आते हैं। हमने रिजॉल्व कर लिया, 5वें स्टेप की बात करते हैं। 5वां स्टेप क्या था? 5वां स्टेप आपका ये था कि अगर ध्यान से देखना, इस पे f इक्वस टू एम ए बैलेंस करना है, इस पे f इक्वस टू एम ए बैलेंस करना है ना। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस पे f इक्वस टू एम ए बैलेंस करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने फोर्सेज हैं, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका एक ही फोर्स है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ। तो अगर एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। तो एक ही फोर्स है, हम लोग सीधा लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इक्वस टू एम इंटू ए। एम एम कट गया तो जो ए आएगा वो जी साइन थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में बैलेंस हो जाएगा, दैट इज एन इक्वस टू एम जी कॉस थीटा। जो नॉर्मल होगा वहाँ पर, अगर नॉर्मल पूछा होता तो एम जी कॉस थीटा होता, बट नॉर्मल पूछा नहीं, यहाँ पे ए निकालना था हमें। तो ए क्या हो गया आपका, जी साइन थीटा। करेक्ट है बात। अच्छा, थीटा की कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो थीटा का 37 ले लेते हैं मान लो, ठीक है। थीटा को क्या लेते हैं, 37। तो जो एक्सेलेरेशन इस केस में आएगा कितना, इफ थीटा इक्वस टू 37, देन ए इज इक्वस टू जी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 ले सकते हो, और साइन 37 लास्ट क्लास में बताया था 3/5 होता है, तो 3/5 याद रख सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलेरेशन होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। करेक्ट है बात। तो इस बात को प्लीज़ याद रखेंगे, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल ना आए। यहाँ इसी पेज पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1 मिनट 10 सेकेंड लगेगा बस, मैं इसको हटा देता हूँ। आगे के पेज पे डाल दूंगा, आपको स्टेटमेंट है याद हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये अलग से पेज पे डाल देंगे। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक्सेलेरेशन निकल चुका है ब्लॉक का, तो ये है आपका सरफेस, और इस पे ब्लॉक था। ये एंगल भी अब हमें पता चल चुका है, ये एंगल पता चल चुका है। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री हमने माना है, और ये 10 kg का ब्लॉक है। हालांकि मास से फ़र्क नहीं पड़ा अभी यहाँ तक। तो अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ रिटार्डेशन कितना आ रहा है। रिटार्डेशन क्यों बोला हम इसको, क्योंकि अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा है तो आपको आता होगा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। अब करा कि देखो ये ऊपर तक जाएगा, रिटार्ड करके रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो इसको आप ना जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में करते हो तो वैसे ही कर सकते हो। एक अगर देखो जिस रेट से ऊपर जाता है और उसी रेट से अगर देखो अब यहाँ गया, ऐसे गया होगा, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस पर फोर्स हमेशा फिक्स्ड है। तो अगर मान लो ट्रेजेक्ट्री ऐसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक गई और वापस लौट के यहाँ पर गई। अब बताओ अगर 1 O पॉइंट था यहाँ पे, O पे गया और O पे वापस आ गया मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है हमें, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज कौन सा यूज़ कर सकते हैं, सेकंड, आपको नंबर सेकंड नंबर याद है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं यार, ये तो आसान सी चीज़ है। तो अगर मान लो O से निकला, O पे वापस आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा खुद बताओ। सेम पॉइंट से निकला, सेम पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर सेम पॉइंट पे आके रोटेट होता है तो उसे 0 बोल देंगे हम लोग, और U कितना हो जाएगा 10। क्लियर है बातें, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू T तो पता नहीं है, और इसमें हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखनी होती है। तो S तो 0 है और T स्केलर क्वांटिटी है, हाफ हाफ है तो हाफ को हाफ रख देते हैं। बट एक्सेलेरेशन अगर देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी तो हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मानना है, आपको सोचना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं मान तो कहीं भी सकते हो, लेकिन जिधर एक बार मान लिया तो उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू डालनी होती है। मतलब क्या चीज़ मानना है, जो साइन कन्वेंशन आपने माना है, इस इक्वेशन में हमेशा चीज़ें साइन कन्वेंशन के साथ रखते हैं। अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है तो ऊपर पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ आपने नेगेटिव माना तो नीचे नेगेटिव ले लो। तो हमने यहाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान लिया, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी पॉजिटिव, और वेलोसिटी नीचे की, अब जो क्वांटिटी नीचे की तरफ होगी वो अपना नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -6, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, -6 इंटू टी स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू, देखो यहाँ T कट जाएगा तो T 0 होगा, या तो T हो जाएगा 20/6, है ना, विच इज़ गोइंग टू बी 10/3 सेकेंड। 10/3 सेकेंड लगेगा इसे अपने सेम पॉइंट पे वापस के लिए। अच्छा कहोगे भैया क्वाड्रेटिक बन गया था तो 2 सॉल्यूशन आ रहा है,
तो देखो तुमने एक्चुअल में, अब देखो यहाँ पर अब IIT वाली जैसी बातें करेंगे। अब देखो थोड़ा दिमाग लगा के बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मजा लेंगे। अब यहाँ मजा लेने वाली बातें नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, t0 और t इक्वल्स टू 20/6 और 10/3 सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है। मजे लेने वाली बातें नहीं करेंगे बिल्कुल ही। तो t0 का मतलब क्या होगा, एक्चुअली आपने मैथ से पूछा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पूछा कि भाई ये बताओ डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे जीरो होगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो किया और टाइम का सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। तो जब शुरू किया तो भी तो यहीं पे था, ओ पे था ना, ओ मतलब जीरो, यही तो जीरो माना हमने, और वापस घूम गया तो भी। तो एक 0 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था और एक 10/3 सेकेंड वापस जब घूम कर आया। तो इसलिए मैथ ने आपको दोनों सोल्यूशन बताया है ना, क्योंकि आपने वहां पर एस को जीरो रखा था और एक क्वाड्रेटिक था। अगर ये इसके पावर 3 होती तो इसके 3 पॉसिबल सोल्यूशन बनते। अब उसमें हम बाद में देखते कि रियल होता है या फिर आप जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ते हो। तो यहाँ पर एकदम बहुत अच्छी सी बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। 2 सोल्यूशन आते तो उसका मतलब क्या होगा, आपने शायद काइनेमेटिक्स में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। क्लियर है बात यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो हम टाइम का भी ध्यान रखेंगे, 1 घंटे का ही लेक्चर रखेंगे कि प्रिसाइजली, ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, 1 घंटे का ही टाइम मिला हमें। तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना, जहाँ पर भी एंगल की आवश्यकता पड़ेगी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। एंगल वाला आपको याद होना चाहिए, है ना, एंगल आपको याद होना चाहिए, एंगल के साथ करना है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखते हैं। इसको ऐसे कुछ कलरफुल कर लेते हैं ताकि हमें याद रहें, है ना, कलरफुल कर लेते हैं तो याद रहता है। नोट्स को वापस जब देखोगे तो ओके ऑलराइट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, फिर से एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, ऐसे इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने और ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। यहाँ एंगल थीटा बना रहा है, ओके। अब यहाँ पर एक ब्लॉक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा देते हैं ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। एंगल पे नहीं, देखो अभी तुम्हें शायद एंगल जैसा फील हो रहा हो, नहीं, जिसको हॉरिजॉन्टल लगाना है ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। और कितना है, F, और इसका मास कितना है, लेट अस अज्यूम m है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। आई कैन टेक 15-16 लेक्चर इंक्लूडिंग ट्यूटोरियल्स टू कंप्लीट दिस डायनेमिक्स टॉपिक। लेकिन अगर आपने एक बार ध्यान से कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने लायक हो जाओगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से, बहुत तमीज़ से करना। ये जो बेस होती है बहुत ईजी से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे अप होती जाती है, कर वैसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन वो तभी आपको पकड़ में आता है अगर आप पुराने लेक्चर बहुत अच्छे से सुन रहे हो। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इस इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक करना है। यहाँ प्योरली वो 5 स्टेप लगाना है क्योंकि एक्सेलरेशन ही पूछा है। तो स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, एक स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1, आइसोलेट द बॉडी एंड ड्रॉ FBD, आइसोलेट द बॉडी एंड ड्रॉ FBD बनाते हैं। तो FBD हमने बना लिया, चलो ऐसे इंक्लाइन प्लेन आप बना लेना रेफरेंस के लिए ताकि आपको आसान लगे। और यहाँ ब्लॉक बना दिया और सारे फोर्सेस सेंटर से दिखाना है। एक बार हो जाए तो सारे फोर्सेस सेंटर से दिखाना है। कलर अलग यूज़ कर लेना ताकि इनिशियली पहचान में आए। MG नीचे की तरफ, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा, FBD में डाउट नहीं आना चाहिए। और ये जो फोर्स है तीसरा, एक्सटर्नल फोर्स, ये सेंटर से मैंने राइट की तरफ दिखा दिया, बिल्कुल अच्छे से दिखाना। तो FBD बन गया, आइसोलेट कर दिया, FBD बना दिया, फोर्स बॉडी डायग्राम बना दिया। स्टेप 2 की बात करेंगे, स्टेप 2 की बात करेंगे, ठीक है। अगर स्टेप 2 की बात करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो एक्सेलरेशन डायग्राम में मैं बार बार लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपका लिखना तो बहुत ज़रूरी है भाई। अगर सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे तो बात नहीं बनेगी। और मैं कोई पेज ज़्यादा तो ले नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना भी चाहिए। तो आप लिख भी सकते हो पैरेलल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डायग्राम किधर होगा, तो फिर से स्टेटमेंट 1 पे जाएंगे। इफ अ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स सरफेस, अगर कोई बॉडी फिक्स सरफेस के कॉन्टैक्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा सरफेस के लॉन्ग ही होता है। और सरफेस के लॉन्ग तो ऊपर हो सकता है तो नीचे हो सकता है। तो आप जिधर मान लो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर मान लो भाई, ऊपर मान लो, आपने ऊपर मान लिया, ठीक है। आपने अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया। अगला स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप क्या था आपका, एक्सेस मानिए कन्वीनियंट एक्सेस, है ना। तो कन्वीनियंट एक्सेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको, अगर कन्वीनियंट एक्सेस की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सेस किधर होगी,
जिधर नेट एक्सेलेरेशन है उधर एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, कहीं भी दिखा दो, रेफरेंस ही तो दिखाना हमें। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, आपका थर्ड स्टेप हो गया। चौथा स्टेप की बात करेंगे हम लोग, चौथे स्टेप की बात करेंगे जिसमें हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम एक्सिस के लॉन्ग देखोगे, अगर ये एक्सिस आपकी कौन सी एक्सिस है, देखो मैं थोड़ा लाइट कलर यूज़ करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो ये एक्सिस आपकी है ना, ये एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है कलर, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अभी इन एक्सिस के लॉन्ग हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो रिजॉल्व करके इसका बेसिकली हम लोग एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस को दिखा देंगे। तो अगर रिजॉल्व करेंगे तो एफ किधर होगा, ये देखो, ये अगर अब यहाँ ध्यान देना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, याद भी कर सकते हैं, हमेशा थीटा ही आता है। और अगर नहीं याद हो रहा तो फिर से वही सेम, इफ अ लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट ऑलवेज मेक सेम थीटा विद द वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच का थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और नहीं है तो आप एक चीज़ तो याद ही कर लो भाई, कि इधर वाला अगर ये थीटा आता है तो ये कॉम्पोनेंट हमेशा क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा हमेशा, एम जी साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल क्या आएगा भाई, ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना, बड़ा सा दिखा बना देता हूँ। ये थीटा है ना, ये थीटा है ऐसे करके, और यहाँ पर ब्लॉक है और आपने एक्सिस ऐसे मानी है, एक्स और वाई, और एम जी इधर लग रहा था, है ना, नॉर्मल इधर लग रहा था, बिल्कुल ठीक है, फोर्स इधर लग रहा था। तो जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये आ रहा था अपना एम जी साइन थीटा, ये आ रहा था एम जी कॉस थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा था। तो एफ़ क्या होगा, ये एफ़ फोर्स जो होगा, है ना, ये एफ़ फोर्स क्या होने वाला है, ये 90 माइनस थीटा है तो एफ़ इधर की तरफ लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हो जाएगा एफ़ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसके साथ ही लेना है। तो अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ऐसे ही कर लो, ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ़ कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एफ़ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम फोर्सेस देखने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस देखने की कोशिश करेंगे, तो देख के बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कौन कौन से फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स है आपका एफ कॉस थीटा और दूसरा है एम जी साइन थीटा, और आपने एक्सेलेरेशन की तरफ माना था, ऊपर की तरफ माना था, करेक्ट है बात। अगर ऊपर की तरफ माना था तो मुझे बता सकते हो कि किधर नेट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स पड़ा होगा, एफ कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा, एफ कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, एफ कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वही सेम रीजनिंग है, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है और ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो ऊपर की तरफ ही नेट फोर्स होगा, और दो ही फोर्स होगा तो ऊपर वाले को बड़ा होना पड़ेगा और छोटा वाले को छोटा होना पड़ेगा नीचे वाले को। तो कितना हो जाएगा, अगर बैलेंस करेंगे तो फिफ्थ स्टेप जो कि बैलेंस करना है, तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेट मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन जो आएगा, यही तो पूछा था आपसे, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम आ जाएगा। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखो स्टेप्स लगाने से आपके, मतलब अगर आपने गलती से स्टेप्स नहीं लगाया तो हो सकता है कैलकुलेशन में ही परेशान होता है। एक लाइन में सॉल्व होता है, बैलेंस होता है आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका, बिल्कुल आसान सा है। और अगर यहीं पर एक चीज़ मैं और निकाल दूँ, नॉर्मल पूछता था, आप वर्टिकल में बैलेंस भी कर सकते हो। तो नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल होता है एन इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ का फोर्स, देखो ऊपर की तरफ का फोर्स नीचे के दोनों फोर्सेस के बराबर होता, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर कोई एक्सेलेरेशन नहीं, परपेंडिकुलर कोई एक्सेलेरेशन नहीं तो फोर्स जीरो होगा। तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल भी निकल गया, लेकिन नॉर्मल पूछा नहीं था, बट पूछ तो सकता है ना भाई, तो पूछ तो सकता है, तो ये नॉर्मल भी निकल गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलेरेशन निकाल लिया और नॉर्मल फोर्स लगा लिया, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, बिल्कुल आसान सा, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे हम लोग, और फिर अगली क्लास में हम लोग बेसिकली इसी को आगे ले जाएंगे और टेंशन और फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 बॉडीज़ हैं, इस बार मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड वी हैव 2 बॉडीज़, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर 2 बॉडीज़ रखी हुई, एक बड़ी बॉडी मान लेते हैं और एक छोटी बॉडी मान लेते हैं। इसका मास 10 kg मान लेते हैं, इसका 5 kg मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम इधर से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इधर से लग रहा है 50 न्यूटन, करेक्ट है ये बात। तो यहाँ पर मैं अब एक्सेलेरेशन नहीं पूछूंगा और ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का फंडा समझ में आएगा। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में भी मैंने स्मूथ ही दिया था, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर भी मैंने स्मूथ ही दिया था। अगर आपको याद हो तो फ्रिक्शन नहीं दिया था यहाँ पे, है ना। तो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन ये नहीं था, फ्रिक्शन एब्सेंट था, यहाँ पे स्मूथ ही था, उसको ही सॉल्व हमने किया था। इस वाले में भी और इस वाले में भी स्मूथ था। यहाँ पे स्मूथ मैंने बोला नहीं था, बट ये स्मूथ ही था, फ्रिक्शन नहीं माना ना, तो फ्रिक्शन नहीं रहा होगा, करेक्ट है ये बात। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर 100 न्यूटन और 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस स्मूथ सरफेस पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसके आगे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, आज के लिए ये लास्ट होगा। तो ये 100 न्यूटन 50 न्यूटन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्सीलरेशन तो आ ही जाना चाहिए अब आपको। अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर कि फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन दोनों के बीच में जो लग रहा है, ये फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन 10 kg block and 5 kg block, करेक्ट है। यहां तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान सा काम है। देखो अगर इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, एक बात यहाँ पर मैं नई थ्योरी की तरफ जाऊँगा धीरे धीरे। मतलब अगर मान लो ये मान लो ग्रीन ब्लॉक है और ये वाला रेड ब्लॉक है, मान लो ऐसे कुछ पिंक ब्लॉक है ना, ये पैरेट ग्रीन है और ये पिंक है। तो ये 2 ब्लॉक्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों, एक को इधर से धक्का मारोगे इधर से धक्का मारोगे, तो किधर से धक्का ज़्यादा मिल रहा है, लेफ्ट से बड़ा धक्का मिल रहा है ना। लेफ्ट से तुम्हारा दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो तुम्हारे ये 100 न्यूटन का राइट की तरफ लग रहा है ना, और 50 न्यूटन का लेफ्ट की तरफ लग रहा है। देखो 100 न्यूटन है तो ओवरऑल इधर की तरफ होगा, है ना। तो अगर इधर की तरफ एक्सेलेरेट करेगा तो दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आएगा। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, दोनों का एक्सेलेरेशन क्या आएगा, सेम। इस बात को ध्यान रखना, दोनों का एक्सेलेरेशन ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रही है कि सेम आएगा और हॉरिजॉन्टल ही होगा, क्योंकि ये फिक्स सरफेस पे पड़ा हुआ है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से, करेक्ट है बात। तो अगर स्टेटमेंट 1 के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से दोनों ब्लॉक के लिए ध्यान से देखना, दोनों ब्लॉक के लिए स्टेप्स लगाते हैं। अब स्टेप्स को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप्स मतलब छोटे होते जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी होते जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 10 kg के ब्लॉक के लिए, तो 10 kg का ब्लॉक है ये, तो एक 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, बीडी बनाएंगे ना भाई, पहले तो ये होता है बीडी। तो 100 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा। दिस नॉर्मल फोर्स इज बाई 5 kg ऑन 10 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड, 5 kg ऑन 10 kg बाई 5 kg ऑन 10 kg। तो सिमिलरली अगर मैं साथ में ही दोनों का बना देता हूँ, इसका बीडी बना देता हूँ, इसका बीडी बना देता हूँ, है ना। तो इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। देखो ये दोनों रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। ये वाला और ये वाला एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 2 फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक नॉर्मल यहाँ भी लग रहा होगा N1 और एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा N2 और एक नीचे की तरफ लग रहा होगा 10G और यहाँ पर लग रहा होगा 5G। अगर एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, स्टेप 2 की बात करते हैं, तो एक्सेलेरेशन किधर होगा भाई, एक्सेलेरेशन किधर होगा, या तो राइट होगा तो लेफ्ट होगा। और हमें दिख रहा है कि लेफ्ट की तरफ से बड़ा फोर्स आ रहा है, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ से बड़ा फोर्स आ रहा है राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ से बड़ा फोर्स आ रहा है राइट की तरफ ना भाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट की तरफ एक्सेलेरेशन मानेंगे। और अगर इसका एक्सेलेरेशन राइट की तरफ मानते हैं तो इसका भी राइट की तरफ मानो भाई, बिल्कुल इधर राइट की तरफ मानो, ठीक है। तो ये राइट की तरफ हो गया, करेक्ट है। और स्टेप 2 दोनों जगह हो गया, हमने एक्सेलेरेशन डायग्राम बना लिया और स्टेटमेंट 2 ही यूज कर हमने स्टेटमेंट 1 यूज करके ही हमने यहाँ पर एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाया। फिर से वही सेम चीज, अगर कोई बॉडी फिक्स सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहती है तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, करेक्ट है ये बात। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। स्टेप 2 डन, स्टेप 1 डन, स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, या दोनों में 1 1 और 2 2 डन। 3 4 का कोई यूज नहीं, क्यों, क्योंकि देखो
एक्सिस तो ऑब्वियसली मानने, अच्छा मानने एक्सिस तो मान ही लो, चलो कोई बात नहीं, एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, इधर क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्स और वाई मान लिया, बट रिजॉल्व नहीं होगा, चौथा स्टेप यूजलेस है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सारे फोर्सेज एक्सिस के अलाउंग लाई कर रहे हैं, करेक्ट है, तो चौथा स्टेप यूजलेस हो गया। तो अब पांचवें स्टेप की बात करते हैं, सीधा एफ इक्वल टू हमें बैलेंस करते हैं। तो अगर फटाफट यहाँ बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ फटाफट बैलेंस करो, फटाफट, ये 100 न्यूटन है और ये n न्यूटन, और एक्सेलरेशन किधर माना है, ये देखो इधर की तरफ, तो बता भाई किधर लगाऊं, किधर कौन सा बड़ा होगा, 100 न्यूटन बड़ा होगा, n न्यूटन बड़ा होगा, सोच के बता। अबे यार राइट की तरफ एक्सेलरेशन है, राइट की तरफ है ना एक्सेलरेशन, अगर राइट की तरफ एक्सेलरेशन है, राइट की तरफ एक्सेलरेशन है तो राइट की तरफ वाला फोर्स बड़ा होगा, दो ही फोर्स है, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो राइट प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ वाला बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है बात। तो 100 माइनस n इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए, करेक्ट है बात। तो ये इक्वेशन बन गया, लेकिन इसमें दो अननोन है, एक ये वाला एक वाला, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो जो हम दूसरे बीटी से निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे भी राइट की तरफ एक्सेलरेशन, तो यहाँ कौन सा बड़ा होगा, यहाँ पर 100 बड़ा नहीं होगा, जैसे यहाँ पर सॉरी 50 बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे कौन बड़ा होगा, नॉर्मल बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि राइट की तरफ एक्सेलरेशन है। प्लीज दिमाग ला के बैलेंस करना, ऐसे गधों की तरह ना करने मत लगना। n माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50 कितना है, 5 इंटू ए। वी गॉट इक्वेशन 1 है ना, हमने एक इक्वेशन यहाँ से निकाली, हमने एक इक्वेशन यहाँ से निकाली। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो ये 100 न्यूटन है 50 न्यूटन, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल दोनों मिल जाएगा, देखो दोनों साथ में मिल जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 करते हैं, तो 100 माइनस n प्लस n माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15a। तो यहाँ पर दिख गया 50 इज इक्वल्स टू 15a विच इज़ 10/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड स्क्वायर। और नॉर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पे डाल देते हैं 100 माइनस n इक्वल्स टू 10 इंटू 10/3, तो जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 100 बाई, मैं थोड़ा सा जगह लेके लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 100 माइनस 100/3, तो कितना हो जाएगा 300, 300 माइनस 200, 200/3 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स होगा वो 200/3 न्यूटन होगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेटा निकाला, और एक ये इंपॉर्टेंट डेटा मैंने निकाल दिया यहाँ पे, कितने ही आसानी से आप टैकल कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें ऐसा करता हूँ कि एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, है ना, और यहीं से क्लास शुरू करेंगे, फिर हम लोग अगले फोर्स पे पहुँचेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए यहीं से शुरू कर लेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा हमें। तो बहुत मुश्किल से नहीं देते, मान लो ऐसा सिमिलर से ही क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लो अपने पास हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस है अपने पास, लेकिन इस बार 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक मान लेते हैं, एक, ठीक है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसका मान लेते हैं 3 kg, इसका मान लेते हैं 4 kg, या इसको मान लेते हैं 2 kg, इसको 4 kg, और इसको 3 kg, और इसको 1 kg। ये वाला कितना है 1 kg, ठीक है। इधर से लगा दिया 200 न्यूटन, इधर से लगा दिया 50 न्यूटन। लेट्स assume this is A, this is B, this is C and this is D and all the surfaces are smooth। ऊपर भी सारे सरफेस, अभी तब तक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करा तब तक फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। all the surfaces are smooth, all the surfaces are smooth, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड acceleration of each block, acceleration of each block। और दूसरा find normal force between 3 kg and 4 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना। तो ये 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो दबते नहीं है, बात को ध्यान रखना, दबा मत देना इन ब्लॉक को, ये एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, पेनिट्रेट नहीं होते हैं। तो 4 ब्लॉक्स हैं, इन पर हमने फोर्स लगा दिया है, एक तरफ से हमने लगा दिया है, ये लगा दिया 150 लगा देते हैं, 150 है ये, एक तरफ से 200 न्यूटन लगा दिया है,
न्यूटन है और एक तरफ से 150 न्यूटन लगा दिया। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आप लोग अगर अब डाउटेड पे जाओगे तो आपको जो वर्कबुक मिलेगी तो आप वर्कबुक भी ट्राई कर सकते हो। अच्छे से सिलेबस आपका वर्कबुक में DT लेवल 1 और DTS 1 कर सकते हो। विद्या मंदिर की नोट ये वर्कबुक होती है जो हमने ही डिज़ाइन की, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्कबुक का लेवल 1 और DTS 1 ट्राई कर सकते हो। प्लीज़ डू ट्राई दिस थिंग। मतलब किड्स पे लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर दिस कंटेंट, ट्रस्ट मी। तो आपको तो फ्री का मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से ट्राई करें फ़िलहाल के लिए, ठीक है। थैंक यू।